Good morning, everybody. In atomic structure, today we have to discuss about the hydrogen spectrum. Yesterday, you have already discussed about the solar spectrum and the atomic spectrum. Now, atomic spectrum is completely based upon the hydrogen spectrum. तो जो डिफरेंट हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम का स्टडी किया, उन्होंने हाइड्रोजन को सिलेक्ट किया। तो हाइड्रोजन को सिलेक्ट क्यों किया? व्हाई वी सिलेक्ट द हाइड्रोजन? सो इट इज द आंसर बिकॉज द हाइड्रोजन कंटेन ओनली द सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम कहलाता है। तो इसलिए हमें क्या है कि इसकी जो स्टडी है ना वो हमारे लिए इजी हो जाएगी, सरल हो जाएगा। तो रेडबर्ग और उसके साथ में अन्य जो 5 वैज्ञानिक साथ में थे, इस ग्रुप ऑफ दी जो साइंटिस्ट था, इन्होंने अपने लैब में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया। अर्थात हाइड्रोजन जो है वो एनर्जी को एक्सेप्ट करे, और एक्सेप्ट करने का मतलब हो गया एब्जॉर्प्शन। यहाँ हम ये बोलेंगे कि हमारा ये जो सैंपल है ये हाइड्रोजन एट दी गैसेस स्टडी, ये हमारी गैसेस कंडीशन में है, और हाइड्रोजन गैस हमारा ये सैंपल हो गया। और इसी में हमने क्योंकि इसको उच्च ताप पे रखा गया है, तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया इसमें 2H में, अर्थात हाइड्रोजन एटम में। तो हाइड्रोजन एटम में हमने क्या किया कि ये रेडिएशन, ठीक है, ये हमारा विकिरण हो गया। तो ये जो रेडिएशन है वो इस हाइड्रोजन में एक्सेप्ट करेगी, इसलिए ये कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगर इस रेडिएशन का हम स्पेक्ट्रम लें तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब जब इस बीम ऑफ लाइट को हाइड्रोजन के इस स्टैंडर्ड में इसको देखते हैं, या हाइड्रोजन इसको एक्सेप्ट करता है, तो उसके बाद में हाइड्रोजन जो है वो इसी वेवलेंथ वाले को अलग अलग रेखाओं में विभक्त अर्थात स्प्लिटिंग हो जाती है। तो ये हमारे म्यू1 म्यू2 इनकी आवृत्तियां, ये म्यू1 म्यू2, ठीक है, म्यू3 म्यू4 और इसके बाद जो है म्यू5, इस तरह से ये म्यू6। तो ये डिफरेंट जो है ना वो इंटेंसिटी है। तो अलग अलग आवृत्ति होगी तो अलग अलग इनकी वेवलेंथ होगी। तो रेडबर्ग और 5 अन्य वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस हाइड्रोजन मॉडल की स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, और फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाले हैं। अब ये कंक्लूजन जो निकले हैं, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का मैटर है, तो सभी के अपने अपने व्यूज थे, और इन्होंने इस पूरे हाइड्रोजन एटम के एनालिसिस को सेपरेटली सेगमेंट में डिवाइड किया है। ठीक है, जैसे कि लाइमर, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, ये हमारे साइंटिस्ट हो गए। ये देखिए इन साइंटिस्ट का नाम भी इस प्रकार से है, ये लाइमर, इसको बामर बोलेंगे, ये पाशन, और ये ब्रैकेट, ठीक है, लाइमर, बामर, पाशन, ब्रैकेट, और ये फंड, PFUND। तो ये 5 जो है ना वो ये साइंटिस्ट हैं, और इन साइंटिस्ट का जो ये डिटर्मिनेशन है हाइड्रोजन गैस स्पेक्ट्रम पर, उनको सबको ज्वाइन करते हुए रेडबर्ग ने इसका जो है वो कंक्लूजन निकाला है। तो हम इस रेडबर्ग के बारे में, अब ये जो साइंटिस्ट है ये सभी जो है डायरेक्शन में किसके थे? RID रेडबर्ग। ठीक है, तो ये रेडबर्ग स्टडी भी कहलाता है। तो रेडबर्ग जो वैज्ञानिक थे इसने इसको कंक्लूड किया है, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को EMR स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ध्यान रखिए ये जो सारे स्पेक्ट्रम है इसको हम यहाँ पे बोलेंगे एमिशन, ये हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, और ये एमिशन के साथ में इसको हम बोलेंगे लीनियर, ये लीनियर स्पेक्ट्रम भी है, क्योंकि ये कलर स्पेक्ट्रम में नहीं है, तो जैसा कि हमारा सोलर होता है ये रेखाओं के रूप में। तो स्प्लिटिंग हो गई आपके इस सिंगल लाइन की रेडिएशन की अलग अलग रेखाओं के अंदर।
तो रिडबर्ग ने इसका अध्ययन किया और उसने इन सभी के अंदर रिडबर्ग ने जो है वो एक कांस्टेंट निकाला है। ये न्यू बार जो है वो रेखाओं की संख्या कहलाती है और ये 10967 और अब यहाँ पे आप रखेंगे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये रिडबर्ग ने इक्वेशन दी है। इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो n1 है इट इज ऑलवेज लेस देन द n2। ये हमारी कंडीशन है। यहाँ n1 का मान हमेशा कम होता है और n2 का मान हमेशा ज्यादा होता है। तो उस स्थिति में इस फॉर्मूले के द्वारा हम यहाँ पे रिडबर्ग का वो कांस्टेंट तरंग संख्या हम याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो रिडबर्ग ने जो है इस एटॉमिक मॉडल में ये बताया कि यदि इस हाइड्रोजन के एटम में हम सीधे स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस में ये पहला है n1, तो ये n1 n2 n3 n4 n5 n6 और n7 और ये सभी क्या हमारे एनर्जी लेवल। ठीक है, इन सभी को हम क्या बोलेंगे एनर्जी लेवल। ये हमारे एनर्जी लेवल है, ऊर्जा कक्ष। इनको हम यहाँ पे KLM के नाम से भी जानते हैं। ये KLM, ठीक है, n ये इस प्रकार से भी लिखे जाते हैं। तो ये परमाणु नाभिक, नाभिक के चारों ऊर्जा कक्ष, ये अलग अलग। अब ये ऊर्जा कक्ष क्या है, नाभिक के चारों किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, ये सब आपके बोर के मॉडल में आएगा। लेकिन उससे पहले इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं कि जैसे आपने ये रेडिएशन इसको पास आउट किया, ये एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, ये हमारा EMR, ये एनर्जी है, अर्थात एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये एनर्जी। अब क्या होता है, हमें सभी को पता है कि हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें संभावना क्या क्या होंगी, क्या क्या संभावना बन सकती है हाइड्रोजन में इसमें। तो यहाँ देखिए कि लाइमन ने क्या किया कि इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, एक्साइटेड किया। तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब नंबर 2 में आ गया, तो नंबर 2 में ये आने के बाद पहले तो ये नंबर इसमें गया और नंबर n1 से n2 में प्रमोट हुआ है। ठीक है, कैसे प्रमोट हुआ है, बाई एक्सेप्टिंग द एनर्जी, ऊर्जा का अवशोषण करके। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि आप इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दें कि ये यहाँ पहुंच जाए। ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, ये हमारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ये अधिकतम स्थिति। तो ये 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी इस ग्राउंड स्टेट से, ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, तो इस n1 ग्राउंड स्टेट से n2 एक्साइटेड स्टेट में गया है। ठीक है, ये हमारी ग्राउंड स्टेट। इसमें आपको एक ग्राउंड स्टेट भी को याद रखनी पड़ेगी। ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल ये लाइमन ने बताए हैं, लाइमन ने इस प्रकार से इसको समझाया है। तो अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपने इस एक्साइटेड स्टेट से वापस अपने नॉर्मल में आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो वास्तव में n1 का था ना, तो ये 2 से 1 में आएगा। ये तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो ये तो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये जब वापस इसमें लौटेगा, ठीक है, तो उस समय ये क्या करेगा, एनर्जी का एमिशन करेगा, एनर्जी एमिट होगी। तो E = h², तब हम बोलेंगे यहाँ पर h और ये ν1। ठीक है, तो ये पहले से दूसरे में गया, दूसरे से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। जाते समय तो इसने इसमें एनर्जी को एक्सेप्ट किया, अर्थात एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और उसके बाद इसने एनर्जी को एमिट किया, ये ν1। तो जैसे मान लीजिए ये रेखा ν1 की बनी, तो
तो इस तरह से हमारे पास में u1 u2, अब यहाँ से वापस ये लौटेगा, फिर यहाँ से लौटेगा, तो आपके पास में लाइमन सीरीज में कितनी रेखाएं हो गई? तो लाइमन सीरीज में हमें 6 लाइन बनती है, 6 लाइन बनेगी, और ये 6 लाइनें जो हैं वो u1 से लेकर के और कहां तक पहुंच जाएगी? u6 तक, ठीक है। और अगर हमें u की वैल्यू मालूम है तो इस इक्वेशन में प्लेन का इक्वेशन में इसको रखिए आप, E इक्वल टू h न्यूमन, h इज द प्लेन कांस्टेंट, उससे हमें इस रेखा की ऊर्जा कितनी थी ये हमने लिखा, कैलकुलेशन हो जाएगा। तो लाइमन ने 6 लाइनें प्राप्त की, तो 6 लाइनों का समूह जो स्पेक्ट्रम बना है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन ने एकल रेखा को ग्रहण करी और 6 रेखाओं के अंदर ये विभक्त हो गया, स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो ये स्प्लिट होना जो है वो कहलाएगा स्पेक्ट्रम, तो ये लाइमन स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाएगा। तो उसमें 6 लाइनें हो जाएंगी। अब हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पे स्थित हो गया? n = 2 में आ गया, ये n = 2 में, तो अगर 2 से किस में जाएगा? ये 3 में जाएगा, ठीक है। ये 4 5 6 और ये 7, तो रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। ये बामर साइंटिस्ट है, तो यहाँ पर हमारा ये न्यूटन, ये n यहाँ का जो ग्राउंड है वो तो n1 है, और बामर के लिए तो हमारा ग्राउंड क्या हो जाएगा? ये n2, तो n2 से लेके n7 तक गए, और वहां से फिर वापस ये रिटर्न हुआ अपनी इस कंडीशन में, तो इसमें 5 स्पेक्ट्रम लाइन बनेगी। तो 5 स्पेक्ट्रम लाइनों का जो ग्रुप है वो बामर ने इसको स्टडी किया, उसके नाम से ये जाना जाएगा। अब इसी तरह से जैसे पाश्चल में जाएंगे तो यहाँ पे n = क्या हो जाएगा? ये ग्राउंड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? n7, लाइनों की संख्या कितनी हो गई? ये 4। तो पाश्चल जो ने स्टडी की वो 4 लाइनों के समूह की करी है। इसी तरह से ब्रैकेट में जाएंगे आप तो n = 4 इज द ग्राउंड स्टेट, और 4 से वो कहां पहुंचेगा? 7 तक, ठीक है। तो लाइनों की संख्या कितनी हो गई? ये 3 लाइन बन गई। और फंड के जब आएंगे तो ये आपका ग्राउंड स्टेट क्या बन जाएगा? 5, और 5 से ये कहां चला जाएगा? 7 तक। तो रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। ये है आपका पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कि यहाँ पर एकल रेखा जो है वो जब n1 में होता है तो उस समय जो है वो 6 रेखाओं में विभक्त होगा, और इलेक्ट्रॉन जब n2 ग्राउंड में है तो उस समय 5 रेखाओं का समूह होगा। तो ये अलग अलग स्पेक्ट्रम लाइन जो है वो इन अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम से जानी जाती है। तो इसको लाइमन ग्रुप बोलते हैं, इसको बामर, इसको पाश्चल, ब्रैकेट और फंड। ये लाइनों की संख्या, ये इनके ग्राउंड स्टेट है, और ये इनकी मैक्सिमम एक्साइटेड स्टेट है, ये अधिकतम उत्तेजित अवस्था कहलाएगी। तो इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी जो है वो इस रूप में की जाए, और फिर इनमें जो तरंग संख्या कौन सी होगी, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और ये इसकी n2 क्या इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। तो n2 के मान n1 = 1, और n2 के मान बामर के लिए कितने हो जाएंगे? वो सॉरी लाइमन के लिए n2 के मान यहाँ पे हो गए 6, तो 1 से वो 2 से 1 में, 3 से आपके 1 में, 4 से 1 में, 5 से 1 में, 6 से 1 में और 7 से 1 में आएगा, ये रिटर्न होता है। तो इस तरह से हम इनकी तरंग संख्याओं की जानकारी भी इस के माध्यम से ले सकते हैं। लाइमन ने जो स्टडी करी थी वो पराबैंगनी प्रकाश का अध्ययन किया था। यहाँ पे एक विशेष प्रकार हो गया ये अल्ट्रा वायलेट रेज, अर्थात ये सभी जो तरंगे हैं, ये सभी जो स्प्लिटिंग है, जो 6 लाइनें बनी हैं, ये पराबैंगनी सूर्य प्रकाश के क्षेत्र की हैं। अब हम कंपेयर कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सोलर स्पेक्ट्रम से, ये UVR लाइन, और जो बामर है इन्होंने जो है ना वो VLR, इसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट रेंज। अर्थात अगर इन बामर की रेखाओं का अध्ययन को कंपेयर किया जाए सोलर सिस्टम से, तो सूर्य के प्रकाश का जो विजिबल लाइट रेंज की जो वेवलेंथ है, उनकी जो आवृत्ति है वो आवृत्ति बामर के लिए होती है, ठीक है। और बाकी के जो आपके स्टडी है ये सभी, ये सब जो है वो इंफ्रारेड में आ जाएंगे।
अर्थात पाषाण से लेकर के और घन तक ये चले जाएंगे इंफ्रारेड सिस्टम। ये हमारे सूर्य के तीन, कल आपको बताया था सूर्य के सोलर स्पेक्ट्रम के तीन सेगमेंट होते हैं, यूवीआर, वीएलआर और इंफ्रारेड। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कंप्लीटली सोलर स्पेक्ट्रम से जोड़ दिया गया और इस कंपैरिजन में हम इसे पूरी स्पेक्ट्रम स्टडी को ये मानते हुए कि वास्तव में सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा के लिए सूत्र क्या ये निकाला हमने, तो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो वास्तव में उसमें बनने वाले एटॉमिक स्पेक्ट्रम के कारण ही होती है। अर्थात ये जो सभी प्रक्रियाएं हैं जो लाइमर, बामर, पाश्चल, ब्रैकेट, खंड ने जो देखी है, ये सभी प्रोसेस जो है वो नेचुरली सोलर सिस्टम में होती है, सूर्य के उस परिक्षेत्र में होती है और उनसे निकलने वाली जो अलग अलग वेवलेंथ वाली जो एनर्जीज हैं वो एनर्जी तीन सेगमेंट में हमारे अर्थ के ऊपर पहुंचती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो आप किस तरह से बताएंगे, तो कौन से वैज्ञानिक ने कौन सी ग्राउंड स्टेट ली है और इस ग्राउंड स्टेट के बेस के ऊपर जो है हम पूरे एटम के मॉडल को आगे डिस्क्राइब करेंगे और वो बोर मॉडल बनेगा इसी के बेस पर और वो बोर मॉडल हम आपको कल बताएंगे।